फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2021 की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 95 सॉल्व करेंगे। इसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें है डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो है उसका लोकप्रिय नाम पूछा जा रहा है, तो वो क्या है? कल्ली का चूना यानी अनबुझा हुआ चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, जो यहाँ पे दिया गया है इसको हम CaSO4 लिखते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का। ये फॉर्मूला है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हेमी हाइड्रेट है। ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ हाफ ही होता है, पूरा नहीं होता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट जो है वो उसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, जिसका वही मतलब शल्य चिकित्सा वगैरह में जो प्लास्टर वगैरह चढ़ता है उन सब में, डिज़ाइन वगैरह बनाने में, तो इन सब में जो है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है मोनाजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शंस हैं जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या फिर लौह। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थोरियम का। मोनाजाइट मोनाजाइट जो है ये थोरियम, लेंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। ठीक है, एक मिश्रित धातु है मोनाजाइट, और ये किसका थोरियम, लेंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोनाजाइट अयस्क किसका होगा? थोरियम, क्योंकि अयस्क में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं ना। तो ये जो मोनाजाइट है ये केरल के तट पर पर्याप्त मात्रा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शंस हैं आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेड। यहाँ बोला गया है कि जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो जो लेड है वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जल की यहाँ बात अगर हो रही है तो जल की तीनों स्टेट की भी बात हो रही होगी, ठोस, द्रव, गैस, तीनों की बात हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लेड है, या मतलब ये सब धातुओं में कुछ लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब जो है ये जल या फिर भाप, वही मतलब जल का जो भाप की फॉर्म होता है उससे बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जल हो या भाप की फॉर्म में हो, उनसे अभिक्रिया ये नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके अलावा जो दिया गया है जैसे है मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। यानी जल की भी यहाँ पे ठंडे और जल और गर्म जल की भी बात हो रही है। ठीक है, तो ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज होती है, तो मतलब ये जल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा है जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु की बात की गई है, एल्यूमिनियम धातु है या फिर लौह है, ठीक है, लोहा है या जस्ता है, ये ठंडे एवं गर्म जल दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन ये मतलब ये गर्म जल की जो ठंडे और गर्म जल है इनके साथ लिक्विड फॉर्म में ये अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन ये किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? भाप के साथ, स्टीम जो होती है उसके साथ ये जो है अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है, और जो है जस्ता वगैरह है ये सब। तो लेड जो है वो जल की किसी भी जो फॉर्म है वो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में कहा गया है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है। वैसे तो बहुत सारी जो धातुएं होती हैं, मेनली अगर हम धातुओं की बात करें तो वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की ही सुचालक होती हैं। ठीक है, दोनों की ही एक अच्छी जो है संचालक होती हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि सर्वोत्तम संचालक, यहाँ जितनी भी धातुएं दी गई हैं इनमें से सबसे अच्छी संचालक कौन है? ठीक है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। उसके बाद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी धातु जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है इन चारों में से? सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है? या ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, जिसमें से ऊष्मा का जो संचालन जो है वो बहुत ही कम होता है, तो वो कौन सी धातु है? तो यहाँ पे धातुओं में देखिए स्वर्ण है, सीसा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4312। तो एक बार इसे मैच करके देख लेते हैं। देखिए इसमें पहले वाले में कहा गया है कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है। ठीक है, तो सर्वोत्तम संचालक कौन होगी? चांदी होगी।
सर्वोत्तम संचालक जो है वो चांदी है, क्योंकि चांदी जो होगी ये ऊष्मा और विद्युत की मतलब सर्वोत्तम संचालक है। और अगर देखें तो चांदी जो है वो विद्युत ऊर्जा का बहुत ही अच्छा मतलब एक सुचालक की तरह यूज़ होता है, लेकिन इतनी महंगी होती है कि उसका वायर की फॉर्म में इसका यूज़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेनली अगर देखें सर्वोत्तम संचालक कौन होगी, चांदी हो जाएगी। उसके बाद आता है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। तो अगर देखें तो बी का जो करेक्ट आंसर है वो है 3 एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम इसका है बी वाले का, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ये धातु। ठीक है, इसके बाद है सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, स्वर्ण, सोना है। ठीक, तो सोने के आपने देखा होगा, सोने की एक तो पहले तो इसकी चादर पूरी बन जाती है, दूसरी एकदम महीन महीन मतलब जैसे नाक की जो नथ वगैरह होती है एकदम महीन वायर के फॉर्म में भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसको पीट कर जो है बहुत लचीली होती है और वायर की फॉर्म में इसको खींचा जा सकता है, बहुत तन्यता भी इसमें बहुत होती है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगी, स्वर्ण धातु हो जाएगी। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक जो होता है वो होता है सीसा। ठीक है, तो जो सीसा जो होता है वो न्यूनतम संचालक के फॉर्म में यूज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 4312। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले में है यहाँ पे मिश्र धातुएं एक तरह से दी गई हैं और उनमें यहाँ पे जो दूसरी सूची 2 है उसमें से मिश्र धातुओं में कौन कौन सी धातुएं मिलकर बनी है, तो उनमें से कोई एक धातु यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। ठीक, और धातुओं में है टिन, निकल, सोडियम और क्लोरीन। ठीक, अब हमें कूट की सहायता से ये बताना है कि कौन सी मिश्र धातु जो है उसमें कौन सा यहाँ पे धातु मिल रही है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2143। ठीक है, तो एक बार मैच करके देख लेते हैं। इसमें देखिए 2143 में सबसे पहला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है ये एक मिश्र धातु है जो कि मिलकर के बनी हुई है। जर्मन सिल्वर को हम निकल सिल्वर भी कह सकते हैं। ये बनी है तांबा, ठीक है, तांबा, जस्ता और निकल, तांबा, जस्ता और निकल, इन तीनों से मिलकर के बनी हुई है। तो जर्मन सिल्वर का इन तीनों ही जो मिश्र धातु हैं उनमें से निकल इसमें पाई जा रही। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा। इसके बाद आता है सोल्डर। सोल्डर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। सोल्डर एक गलनशील धातु होती है, इसमें मेनली टिन और सीसा जो है ये सोल्डर को नरम सोल्डर के फॉर्म में बनाते हैं। तो इसमें आता है टिन और सीसा, टिन के साथ आता है सीसा। ठीक है, तो ये सोल्डर के बारे में हो गया। उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, कैल्शियम है और Cl होता है, एक मिनट, ब्लीचिंग पाउडर का है ना कैल्शियम Ca और ClO। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का। तो यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में मेनली आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें मेनली क्लोरीन मिल रहा है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या पाई जाती है, क्लोरीन पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा लास्ट है हाइपो। हाइपो जिसको हम सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं, हाइपो का दूसरा नाम है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है इसमें जो ये मतलब ये सफ़ेद क्रिस्टलीय और गंधहीन होता है, ये इसमें मेनली आपको मिलेगा सोडियम। नाम में ही पता चल रहा है कि कौन सी धातु है, तो सोडियम इसमें मिल रही है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो देखिए पहले वाले में है पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। उसके बाद है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। और फिर लास्ट में है पोटेशियम में फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो हमें इसमें इन सभी कथनों में से बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, 1 या 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3, 1, 3 एवं 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 एवं 3। 1 एवं 3 पहले वाले में है पीतल, तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पीतल जो होता है वो तांबे और जस्ते का, जिंक का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, उसके बाद तीसरे वाले में कहा गया है कि जो पारदित सम्मिश्रण होते हैं वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। पारदित से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या पाया जा रहा होगा, ऐसी मिश्रित धातु जिसमें पारा अनिवार्य होगा। ठीक,
अब यहाँ पे जो कहा गया है कि सेकंड और थर्ड जो है ये गलत बताया गया है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो यहाँ पे बताया गया है कि मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण अयस्क है, तो मैग्नेटाइट जो है वो एल्यूमिनियम का नहीं है बल्कि ये किसका है, आयरन का है। ठीक है, ये आयरन का अयस्क है मैग्नेटाइट। ठीक, इसके अलावा जो फोर्थ वाला गलत है वो क्यों है, क्योंकि इसमें कहा गया फोटोग्राफी जो होती है इसमें पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है, बल्कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये मेनली यूज होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ऑप्शंस है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा। स्टील जो होता है यानी इस्पात, उसके साथ उचित मात्रा में अगर हम मिश्रण के फॉर्म में कार्बन को मिलाएं, ठीक है, तो मतलब उसकी मेनली उसकी कठोरता, उसकी तन्यता और उसकी जो मतलब उसका संगठन जो है उसको एकदम मजबूत संगठन प्रदान हमें अगर करना है तो हम उसमें जो है कार्बन मिला सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही ये भी है कि इसको अधिक कठोर जितना हम जो है बनाएंगे तो हम उतना ज़्यादा हम कार्बन मिलाएंगे, और कार्बन जितना हम मिलाते जाएंगे उतना इसकी कठोरता के साथ साथ इसके अंदर भंगुरता की भी जो क्वालिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा ये भंगुर हो जाएगा, मतलब कि हल्की सी चोट से ये चूरा होने की मतलब मेनली इसकी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, स्टील की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में कहा गया है साधारणतः यह देखा गया कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, यानी कि लोहे की जो वस्तुएं उन्हें अगर हम वायुमंडल में ऐसे खुला छोड़ दें तो हम कुछ समय बाद देखेंगे कि उसके ऊपर जो है भूरे रंग की परत जो है जम गई है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक, कारण कहा गया है कि जो जंग होता है अर्थात भूरी पाउडरी पदार्थ जो होता है वो टेनिन के जमा होने के कारण होता है। तो इसमें हमें ये बताना है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए ए यानी कथन में क्या कहा गया है कि साधारणतः यही देखा जाता है कि लोहे की वस्तु को अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो वो जो है वायु की जो नमी होती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जंग उसमें मेनली लग जाता है, रेड कलर का जो है मतलब कि इसमें लेयर एक जम जाती है। ठीक है, जिसको हम जंग कहते हैं। कथन तो बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा कारण ये बताया गया है कि जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ जो होता है वो टेनिन की जमा होने की वजह से होता है, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि देखिए जो टेनिन हो या फिर रेनिन हो ये पौधों द्वारा स्रावित होने वाले ये पदार्थ होते हैं जिनमें भूरे रंग का जो ये टेनिन जो होता है, टेनिन का कलर, अच्छा टेनिन को इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि इसका रंग भी भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो ये जो भूरे रंग का जो टेनिन होता है उसका चर्म शोधन, जो चमड़ा का शोधन जो होता है उसमें प्रयुक्त जो रोगन होता है उसकी प्रक्रिया में इसका मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो टेनिन का जंग लगने की जो प्रक्रिया है उससे कोई संबंध ही नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है बकमिंस्टन फ्लोरीन है। ऑप्शन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने होते हैं, मतलब पंचभुज या षटभुज को मिल करके बहुफलकीय संरचना से ये जुड़े होते हैं। तो ये या तो ये होगा या फ्लोरीन का एक बहुलक है, कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये एक गोलीय फ्लोरीन अणु है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, फ्लोरीन का ये फ्लोरीन का ये एक अणु है। ठीक है, जो कि कार्बन का, ये फ्लोरीन जो होता है ये फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन है जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, ये कार्बन का ही एक अपरूप है और इसका जो सूत्र होता है बकमिंस्टन फ्लोरीन का वो होता है C60 कार्बन 60। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बोला गया है कि पंचभुज और षटभुजों से मिलकर बना होता है, तो इसमें 20 यहाँ पे षटभुज होते हैं और 12 पंचभुज होते हैं, उनसे मिल करके इनकी एक जो है बहुफलकीय संरचना पूरी बनती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, कैटेलिस्ट का, जस्ता, प्लैटिनम, निकिल या फिर लौह। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निकिल।
निकल जो है ये एक उत्प्रेरक की तरह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन जो होता है वो वसा बनाती है, ठीक है। तो यही क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, जिसमें वनस्पति तेलों से हम वनस्पति घी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण की जो विधि है इसी के द्वारा ही वनस्पति घी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।